स्वागत है एक बार फिर से आपका ज्योग्राफी की क्लास में। मैं सुमंत शाह आपको आगे ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। चलिए तैयार हो जाते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है भूकंप, अर्थक्वेक। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछली चीज़ों से संदर्भित है। आगे भी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे और आगे भी जो ज्वालामुखी टॉपिक आने वाला है उससे यह जुड़ा हुआ है, तो इसे पढ़ेंगे, देखेंगे क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या इसमें पढ़ना चाहिए। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए एक डाटा तैयार किया है। आपको पढ़ना है परिचय। परिचय में हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे भूकंप का, आखिर अर्थक्वेक होता क्या है, इन चीज़ों का। इसके बाद हम लोग उत्पत्ति के सोर्स को देखेंगे किस तरीके से भूकंप उत्पन्न होती है, इसकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है और उसका सोर्स ह्यूमन है या फिर नेचुरल है, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। आगे हम बात करेंगे प्रकार की, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं और फिर हम उसका रीजन या क्षेत्र भी देखेंगे भूकंप का क्षेत्र कितना होता है और क्या क्या इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए एक एक कर चीज़ों को देखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिचय की। ऊपर भी लिखा है, यहाँ भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परिचय की बात करते हैं। भूकंप सीधा समझिए क्या मतलब है भूकंप का। तो जब ऊपर पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी भूपटल में कंपन होती है, हलचल होती है, तो उसे भूकंप कहा जाता है। हम बता चुके हैं हम लोग पृथ्वी पर कहाँ रहते हैं, पृथ्वी के बाहर चिपके हुए अवस्था में रहते हैं भूपटल पर। आपने पिछली क्लास में भूगर्भिक संरचना में इन बातों को समझा है अच्छी तरीके से, पृथ्वी के ऊपर क्या है, पृथ्वी के नीचे क्या है। तो अब तो ये डाउट नहीं होना चाहिए जो हम लोग ऊपर रहते हैं। ऊपर हम रहते हैं, हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं, घर हैं, हमारी ये सारी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा है, साथ ही साथ नदियाँ, पहाड़, हर तरह के जो प्राकृतिक स्थलाकृति हैं ये भी है। अब अगर इसके सतह के नीचे कोई हलचल होगी, ऊपर वाली चीज़ें में भी कंपन होगी, प्रभावित होगी, बिल्डिंगें गिर जाएगी, तो इसी को भूकंप कहते हैं। तो सिंपल समझिए भूकंप होता क्या है, तो भूपटल में, पृथ्वी के भूपटल में कंपन को भूकंप कहते हैं। ठीक है, भूकंप कहते हैं। अब इसमें भूकंप होता कहाँ है, पहले यही लिखते हैं भूपटल में कंपन, भूकंप हो गया। ठीक है, अब कहाँ उत्पन्न होती है, तो आप कहेंगे धरती के नीचे, यानी भूपटल के नीचे उत्पन्न होती है। ठीक है, ध्यान देंगे। जहाँ से भूकंप उत्पन्न होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। ठीक है, तो भूकंप की उत्पत्ति जिस भी पॉइंट से होती है उसे क्या कहते हैं, भूकंप मूल कहते हैं। एक शब्द इसमें और आपको मिलेगा, अधिकेंद्र। तो भूकंप जहाँ सबसे पहले टकराती है उसे कहते हैं अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। अभी समझाते हैं। जहाँ भूकंप सबसे पहले टकराती है या भूकंपीय तरंग टकराती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अब जरा भूकंप मूल और अधिकेंद्र को देखिए क्या है। मैंने कहा ये पृथ्वी है, इसके नीचे यहाँ पर भूकंप उत्पन्न हुआ, धरती के सतह के ठीक नीचे। ये धरती है, ये मैंने वो भूगर्भिक संरचना वाला याद कीजिए। ये कोई है, मान लीजिए यहाँ पर भूकंप उत्पन्न हुआ, जहाँ पर धरती के नीचे उत्पन्न हुआ है इसे कहते हैं भूकंप मूल। और जहाँ यह अब भूकंप उत्पन्न हुआ तो ऊपर की तरफ आएगी, तो जहाँ सबसे पहले सतह पर टकराती है इसे कहते हैं भूकंप का अधिकेंद्र यानी एपीसेंटर। क्या बोलते हैं, एपीसेंटर यानी भूकंप का अधिकेंद्र। सिंपल चीज़ें हैं, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद बात करें हम, भूकंप सामान्य परिचय हो चुका है, इसमें कुछ विशेष है नहीं। अब देखते हैं उत्पत्ति के सोर्स क्या हैं। उत्पत्ति के सोर्स से क्या मतलब है, ये जो आपने देखा धरती के नीचे भूकंप उत्पन्न हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है, इसे उत्पत्ति के सोर्स में देखते हैं। यानी प्रकृति है इसके पीछे जिम्मेदार या फिर मानव है। तो देखिए भूकंप के आने के पीछे प्रकृति और मानव दोनों उत्तरदायी हैं। प्रकृति कैसे, अगर कहीं पर हिमस्खलन हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, अगर कोई उल्का पिंड पृथ्वी पर आ गिरा है, पृथ्वी से कोई पिंड टकरा चुका है, इन चीज़ों से भी तो भूकंप आ सकती है, यानी पृथ्वी में हलचल हो सकती है। तो ये हो गए इसके प्राकृतिक स्रोत।
और मानवीय कारक भी भूकंप के लिए उत्तरदायी है। जैसे अगर धरती के नीचे आप लोग जानते हैं परमाणु परीक्षण होता है, तो परमाणु परीक्षण होता है उससे भी भूमि में कंपन होगी। हम लोग क्या करते हैं, भूमिगत जल का दोहन कर लेते हैं। भूमिगत जल यानी जो धरती के नीचे जल होती है, ये पृथ्वी के चट्टानों को, संरचना को आपस में बांधे रखता है। जब आप खत्म कर देते हैं तो उन चीज़ों के कारण भी भूकंप आ सकती है। इसी तरीके से आप जो अतिक्रमण करते हैं पहाड़ों पे, एक तो ऐसे ही स्थलाकृतिक रूप से वह ज़्यादा संवेदनशील है, उसके ऊपर अगर अधिक निर्माण करते हैं तो इसके कारण भी जब एक तरफ ज़्यादा भार हो जाता है तो धरती में हलचल हो जाते हैं, पहाड़ें टूट जाती हैं। जैसे कुछ वर्ष पूर्व केदारनाथ में भी जैसी आपदा हो चुकी है। इस तरीके से देखा जाए प्रकृति और मानव दोनों उत्तरदायी होते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट की बात है, आपके एग्जाम में बस ये समझना चाहिए आपको एग्जाम के लिहाज से, जो प्रकृति और मानव दोनों केंद्र होते हैं, क्वेश्चन इससे नहीं आएंगे। अब बात आती है प्रकार की। क्वेश्चन आपका भूकंप मूल अधिकेंद्र धरती के नीचे से उत्पन्न होती है, इन चीज़ों को आपको विशेष तौर पर समझना होता है। अब बात करते हैं प्रकार की, ठीक है, बात करते हैं प्रकार की। प्रकार से क्या मतलब है, अब कुछ भूकंप आएंगे, कुछ भूकंप काफ़ी ज़्यादा वो होंगे, नीचे विनाशशील हो सकते हैं, कुछ कम विनाशशील होते हैं। एक तो इस आधार पर आप बंटवारा कर दीजिए भूकंप का, दूसरा कितना नीचे उत्पन्न हुआ है उस आधार पर बंटवारा कर दीजिए। आइए उसका प्रकार होता है, यानी टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। प्रकार की बात करें तो भूकंप 3 प्रकार के होते हैं। एक है कम गहरे भूकंप, इसे उथले भूकंप भी कह सकते हैं। दूसरा होता है आपका मध्यम गहरे, और तीसरा होता है प्लूटोनिक भूकंप। प्लूटोनिक भूकंप इजी है, जरा ध्यान से समझेंगे समझ में आ जाएगा। कम गहरे भूकंप, अरे अभी अभी मैंने बताया भूकंप धरती के नीचे से उत्पन्न होती है, तो जिसकी जो 50 किलोमीटर से नीचे से, अगर 25 किलोमीटर नीचे से अगर उत्पन्न हो रही है तो उसे बोलते हैं कम गहरे भूकंप। तो सबसे पहले तो बात यही जान लीजिए, 25 से 50 किलोमीटर के नीचे से उत्पन्न, 25 से 50 किलोमीटर नीचे से उत्पन्न होती है। बताइए ये विनाशकारी होगी या ये नज़दीक में हो रहा है तो बहुत तेज़ी से ऊपर आएगी, ज़्यादा विनाश लाएगी, तो हम लोग कहते हैं ये विनाशकारी होता है, यह डिस्ट्रक्टिव होता है, विनाशकारी होता है, इसका ज़्यादा प्रभाव होता है, ठीक है। क्षेत्र में एक और मापन भी लिख लो, इसमें मापन से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो मापन भी एक प्रमुख है, इससे भी क्वेश्चन आता है, उसे भी देखेंगे। ये हो गया विनाशकारी होते हैं। दूसरी बात है, और ये सारी विशेषता हो गई। मध्यम वाले की जो गहराई होती है यह होती है 50 से 200 किलोमीटर तक। 50 से 200 किलोमीटर के नीचे से अगर उत्पन्न हुआ तो यह हो गया आपका मध्यम गहरे भूकंप। ये कम विनाशकारी होगा, यानी ये हो तो आ तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा कंपन होगा, इसकी तीव्रता कम होगी, इससे निकलने वाली ऊर्जा कम होगी, यह बहुत कम विनाशकारी होगा, उतना भयंकर नहीं होगा। प्लूटोनिक भूकंप 250 यानी 200 किलोमीटर से अधिक गहरे होते हैं। प्लूटोनिक भूकंप जो होते हैं ये 250 किलोमीटर से अधिक गहरे होते हैं, इनका तो पता भी नहीं चलता, यह सिर्फ वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जरूरी होते हैं, इनके जरिए वैज्ञानिक अध्ययन की जाती है और बाकी इनका कोई महत्व नहीं होता है। ये प्लूटोनिक भूकंप, ये इतने 3 प्रकार होते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है इनसे क्वेश्चन, अगर पूछता है तो फिर आपके पास एक डाटा रहेगा। चलिए आगे और पढ़ते हैं। प्रकार हो गया है क्षेत्र की बात, तो उसी को क्षेत्र या रीजन के रूप में भी हम लोग समझ सकते हैं, भूकंप के क्षेत्र। देखिए 4 मेनली रीजन तय किए जाते हैं भूकंप आने के लिए। वो है, पहला है आपका प्रशांत महासागरीय पेटी। अभी समझ में आएगा ये चीज़ें, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं। प्रशांत महासागरीय पेटी। दूसरा होगा आपको भूमध्य महासागरीय या मध्य महाद्वीपीय पेटी। मैंने कहा 4 रीजन है, तो इसमें पहला हो गया प्रशांत महासागरीय पेटी, दूसरा हो गया आपका भूमध्य महासागरीय या मध्य महाद्वीपीय पेटी, तीसरा है आपका अटलांटिक पेटी, तीसरा है आपका अटलांटिक पेटी,
तीसरा है आपका अटलांटिक पेटी और चौथा है आपका अफ्रीकी भ्रंश घाटी क्षेत्र। मैं अभी आपको ये चीज़ें ग्लोब पर भी बताऊंगा, बिल्कुल आप समझेंगे इसे। मैंने कहा रीजन की बात करी जाए, क्षेत्र की, तो ये 4 हैं, इसे मैं अभी अभी ग्लोब पे आपको भी बता रहा हूँ। प्रशांत महासागर यहाँ पे कहाँ पे है, ठीक है, एक दिन आपसे इसका भी परिचय करवाएंगे, लेकिन अभी जरा देखिए आप, ये आपका जो ये नीला वाला पोर्शन है प्रशांत महासागर है, इसके ठीक इधर उत्तरी अमेरिका है, इधर दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट हैं। इधर देखिए, इधर आपका एशिया हो चुका है, इधर एशिया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे ज़्यादा जो पहला भूकंप का क्षेत्र है यह है प्रशांत महासागरीय पेटी, इसमें भूकंप आते हैं। अब जरा समझेंगे इसमें भूकंप आपको कहाँ पर आते हैं, इसका जोन क्या होता है, तो जरा ध्यान देंगे, समझेंगे अभी। देखिए, जो उत्तरी अमेरिका में यहाँ पे एक पर्वत होता है रॉकी पर्वत, ठीक है, यहाँ पर एंडीज पर्वत। अब ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो यहाँ पर इसके जो ये तट है यानी पश्चिमी तट है, यहाँ पर रॉकी पर्वत और एंडीज पर्वत होते हैं। इनसे लेकर यहाँ आते हैं तो यहाँ की तरफ, अब एशिया का ये पूर्वी तटीय भाग होता है, इस पूर्वी तटीय भाग में यहाँ से पूरे यहाँ पे आपका न्यूजीलैंड होते हुए कमचटका, जापान, फिलीपींस द्वीप समूह, ये सब होते हुए यहाँ तक पूरा एक रीजन बनता है और इसमें भूकंप आते हैं, ठीक है। इसे ग्लोब पे देखा, अब 2D में मैं एक मैप में भी आपको दिखाता हूँ कहाँ पर प्रशांत महासागरीय पेटी होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, इधर आपका ये ऑस्ट्रेलिया वाला भाग आ गया, यहाँ पे आपका जापान, ये चीज़ें, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपका जो ये वाला रीजन है, जो ये वाला रीजन आप देख रहे हैं प्रशांत महासागर वाला, ये मैंने यहाँ पर आपको 2D में ड्रॉ किया है। अब जरा समझिए, मैं कह रहा हूँ ये है आपका नॉर्थ अमेरिका और ये है आपका साउथ अमेरिका। यहाँ पर है आपका रॉकी पर्वत, यहाँ पर है एंडीज पर्वत, ये है उत्तरी अमेरिका का पश्चिम तटीय भाग, और ये आपका एशिया वाला भाग है। ये अपने भारत को पहचान रहे हैं आप लोग इंडिया से, ये आपका इंडिया वाला पोर्शन है। यहाँ से आपको यहाँ पे जापान द्वीप समूह, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी आपका आएगा, यहाँ पे न्यूजीलैंड द्वीप आएगा। तो यहाँ से लेकर पूरा ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये पूरा प्रशांत महासागरीय भूकंप का क्षेत्र है। इसमें आप कहते हैं उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के रॉकी और एंडीज पर्वत, यहाँ आते हैं कमचटका, यहाँ पे आपका जापान, ये जितने फिलीपींस द्वीप समूह है यहाँ पे, और यहाँ न्यूजीलैंड तक ये प्रशांत महासागरीय क्षेत्र पेटी है। इसमें ये इंटरनेट में प्रशांत महासागरीय क्षेत्र भूकंप मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रशांत महासागरीय पेटी भूकंप का सबसे प्रमुख रीजन है। जितने भी विश्व में भूकंप आते हैं 63% भूकंप यहीं आते हैं। अब क्यों आते हैं, तो यहाँ पर प्लेटें एक दूसरे से टक्कर कर रही हैं। मैं पिछली क्लास में प्लेट विवर्तनिकी में आपको बताया हूँ, जहाँ पर दो प्लेट आपस में एक दूसरे से टक्कर करेंगी वहाँ पर भूकंप आना स्वाभाविक है, और सबसे ज़्यादा भूकंप यहीं आते हैं 63%। तो यहाँ पर प्रशांत महासागर और उधर से दोनों प्लेट में टक्कर होता है, एक यहाँ पे और एक होता है आपको यहाँ पर, दोनों प्लेट आपस में टकराते हैं जिससे भूकंप आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको इससे सिंपल पूछ सकता है, जो सबसे अधिक भूकंप प्लेटों के विनाशात्मक प्लेटों के सहारे आते हैं या रचनात्मक प्लेटों के सहारे। ठीक है, तो आप बताइए 63% यहीं आ रहा है तो सबसे अधिक हुआ, और यहाँ प्लेट क्या कर रहे हैं, अभिसरण कर रहे हैं, यानी विनाशात्मक हो रही है। जब दूर होंगे तो रचनात्मक होगा। देखेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ पर बहुत आसान है। जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगे तब नीचे से मैग्मा आकर नया सतह बनाएगा। तो बताइए रचना हुआ या विनाश हुआ? आप कहेंगे रचना हुआ है, यहाँ पर कुछ चीज़ों का निर्माण हो रहा है। देखिए उल्टा है, जब दूर जा रहा है तो नीचे से मैग्मा आकर जम रहा है, नया सतह बन रहा है, तो रचना हो रही है। यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ पे आपका रचना हो रहा है। और जब यहाँ पे जब नज़दीक आती है, इसके ठीक विपरीत जब एक दूसरे से टक्कर करती हैं
तो यहाँ पर एक नीचे जाएगा एक ऊपर होगा तो विनाश होता है। तो सबसे ज़्यादा भूकंप अगर पूछ ले आपसे रचनात्मक प्लेट के सहारे आते हैं या विनाशात्मक प्लेट के, तो आप बताएंगे विनाशात्मक प्लेट के, क्योंकि यहाँ पर प्लेट एक दूसरे से टक्कर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हो गई, आप लिख सकते हैं विनाशात्मक, यहाँ पे बिल्कुल 63% विनाशात्मक प्लेट। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जगह आपसे नहीं पूछेगा, फिर भी पूछ ले तो मैंने आपको बता दिया है उत्तरी और दक्षिण अमेरिका का पश्चिम तटीय भाग, और इधर आपको पूछेगा तो एशिया का पूर्वी तटीय भाग, कमचटका द्वीप, फिलीपींस द्वीप समूह, और यहाँ पर न्यूजीलैंड तक नीचे तक आएगा। ये चीज़ें हो गई। आइए दूसरा जो रीजन है इस पर आते हैं। दूसरा है भूमध्य महासागरीय पेटी। दूसरा क्या है? भूमध्य महासागरीय पेटी। जरा इस पर आपको दिखाता हूँ, ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए, ये भूमध्य महासागर जो है आपका यहाँ पर आ रहा है यूरोप में नीचे, ठीक है। भूमध्य महासागर आपको यहाँ पे आ रहा है। अब इसमें यहाँ से लेते हुए ये पूरा इंडिया के इस हिमालय वाले क्षेत्र को लेते हुए ये नीचे तक पूरा आता है एशिया तक। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये मैं कह रहा हूँ भूमध्य सागर के इन क्षेत्रों से होते हुए ये इंडिया होते हुए, ये इंडिया वाले, ये हिमालय वाले क्षेत्रों को होते हुए ये नीचे तक आता है। इसे जरा 2D में भी आप देखिए, मैप में देखिए क्या है। भारत का जो भूकंप क्षेत्र है अभी बताते हैं मैप में, लेकिन इसमें आप देखेंगे इसे मध्य महाद्वीपीय पेटी भी कह रहे हैं। इसमें भारत वाले क्षेत्र को भी रखा जाता है। जरा देखें, यहाँ पर जो अफ्रीका वाला पोर्शन है इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इंडिया और नीचे चला आया, ठीक है। यहाँ पर ठीक ऊपर आपका है भूमध्य सागर इसके ठीक ऊपर है आपके। अब यहाँ से होते हुए जो इंडिया वाला ये जो है पोर्शन हिमालय वाला, और ये देखिए ये आपका है भूमध्य महासागरीय पेटी। अब देखिए महाद्वीप से होते हुए निकला है कि नहीं, तो इसे मध्य महाद्वीपीय पेटी भी कहा जाता है। इंडिया वाले पोर्शन में भी इसी से भूकंप आता है। तो ये भूमध्य महासागरीय पेटी से 21% टोटल भूकंप का आता है। इससे टोटल भूकंप से 21% यानी 21% भूकंप आता है। इसमें जो आपका इंडिया है इसे भी रखा जाता है। इंडिया के जितने भी भूकंप वगैरह हैं सब इसको इसमें रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर पूछे जो यहाँ पर बताइए प्लेटों का विनाश हो रहा है या रचना हो रहा है, तो यहाँ भी आप देखेंगे दोनों में टक्कर होगा। जब भारत का भूगोल पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि भारतीय प्लेट और यहाँ पे चाइना प्लेट दोनों आपस में टक्कर कर रहे हैं। यहाँ आल्पस पर्वत बनेगा। और आपको जब मैंने महाद्वीपीय विस्थापन पढ़ाया है उसमें भी आपको बताया था, जो पेंजिया महाद्वीप जब टूटा था तो ऊपर क्या बना था? अंगारा लैंड, और नीचे क्या बना था? गोंडवाना लैंड। क्लासेस बंक मत करिए, पिछली क्लासेस देखिए, नए क्लास उससे कोरिलेट होते हैं, अच्छे से समझ में आती है। तो इसमें आपको क्या होता है, ऊपर से अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड, बीच में तेथिस सागर था। प्लेटों में जब अभिसरण हो रहा है, टक्कर हो रहा है, तो यहाँ आल्पस पर्वत बनते हैं इस क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आपसे पूछता है कौन सा है, तो चूंकि देख रहे हैं आप टक्कर हो रहा है, तो आप कहेंगे विनाशात्मक प्लेट के सहारे भूकंप आता है। क्या कहेंगे? विनाशात्मक प्लेट के सहारे भूकंप आता है। अटलांटिक पेटी भी है, बताते हैं। अटलांटिक पेटी में उतना भूकंप नहीं आता है, इसलिए इसे परसेंटेज तय नहीं किया जाता है। कुछ भूकंप इससे आते हैं। अब जरा अटलांटिक पेटी को आप देखिए जरा ग्लोब में, अटलांटिक महासागर कहाँ पर है, जरा ध्यान दीजिए। ये उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, इधर आपका अफ्रीका, यूरोप। ये बीच वाला जो एस की तरह आकृति आपको दिख रही है, ध्यान देंगे, एस की तरह की जो आकृति दिख रही है यही आपका अटलांटिक है। इसे उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक कहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। कभी इस बात में कंफ्यूज मत होना जो अटलांटिक महासागर दो है, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक नहीं, इसे एक अटलांटिक कहा जाता है। इसकी आकृति कैसी है? तो एस की तरह की आकृति है। इसके ठीक बीचों बीच कटक पाया जाता है। उस कटक को लेकर भूकंप आते हैं। उसके कम भूकंप आती है लेकिन आती है। एक मूवी आप लोग देखे होंगे, एक मूवी आई थी, उसका टाइटैनिक नाम था। उसमें उसी जो जहाज था, बड़ा सा टाइटैनिक जहाज, उसी कटक से टकरा कर टूट गया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे बीचों बीच कटक पाया जाता है, याद रहेगा।
तो आप लोग कहते हैं अटलांटिक पेटी के मध्य में कटक के सहारे भूकंप आते हैं, कटक के सहारे भूकंप आते हैं। चलिए थोड़ा सा बता देते हैं कटक क्या होता है। अब जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, नीचे से मैग्मा निकलकर ऊपर आएगा कि नहीं, नीचे से मैग्मा निकलकर ऊपर आएगा कि नहीं, बीच में जब मैग्मा जम रहा है तो वहीं उसे कटक बोलते हैं। ये पहाड़ की तरह का होता है, इससे ज्वालामुखी निकलते हैं और ये अटलांटिक महासागर जो है आपका, इसके ठीक बीचों बीच ये कटक पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले जो इसमें कटक कहाँ से कहाँ तक आता है तो मैपिंग में इसे विशेष रूप से अलग से बताएंगे। यहाँ पर आप लेंगे उत्तरी आइसलैंड से लेकर बोबोट द्वीप, उत्तरी आइसलैंड से लेकर बोबोट द्वीप तक ये फैला होता है। उत्तरी आइसलैंड से लेकर बोबोट द्वीप, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, हालांकि इसे यहाँ छोड़ भी सकते हैं, हम लोग मैपिंग में भी इसे देखेंगे, सभी आइसलैंड द्वीपों के बारे में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो ये उत्तरी आइसलैंड से बोबोट द्वीप तक फैला है अटलांटिक कटक पेटी और उसी के सहारे भूकंप आते हैं। यहाँ अटलांटिक पेटी में कभी कभी पूछ लेता है विनाशात्मक प्लेट के सहारे भूकंप आते हैं या रचनात्मक, तो चूंकि आप देख रहे हैं दूर जा रहा है, कटक बन रहा है, तो इसमें हम लोग कहते हैं रचनात्मक प्लेटों के सहारे भूकंप आता है। अब बच्चों जरा ध्यान दीजिए क्या मैं कह रहा हूँ। देखा आपने प्रशांत महासागर में 63% भूकंप आ गया, 63%, भूमध्य में आ गया है 21%, मेजर भूकंप का क्षेत्र तो खत्म हो गया है और ये दोनों है आपका विनाशात्मक के सहारे। बस छोटा सा भूकंप अटलांटिक पेटी के सहारे कभी कभी आता है, फिर भी तो हम कह सकते हैं ना रचनात्मक प्लेट के सहारे भूकंप कम आता है। तो यह भी क्वेश्चन आपको फंसाने का प्रयास कर सकता है, इसे ध्यान रखेंगे, याद करेंगे। अफ्रीकी भ्रंश घाटी क्षेत्र भूकंप को लेकर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें जो बीच बीच में भ्रंश आते हैं उससे होता है। अब भ्रंश का क्या मतलब है देखिए, जरा ध्यान देंगे। आपके पास एक कोई भी टुकड़ा है, लकड़ी का गुटका है, समझेंगे, इसके बीच में कुछ कुछ गैप है। अब दोनों ओर से जब बहुत तेजी से उसे दबाया जाएगा, हालांकि लकड़ी मजबूत हो गई, आपकी दबाने की कैपेसिटी कम है तो समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर ये मुलायम रहे, स्पंज का कुछ टुकड़ा रहे और बीच बीच में कटा हुआ, इसके बीच में एक होल है, गैप है, अब जब आप उसे दबाते हो तो सबसे पहले बताइए इन क्षेत्र जो खाली है इस पर विशेष दबाव आएगा कि नहीं। तो अफ्रीका के रीजन में, अफ्रीका कहाँ है देखिए ग्लोब पे, यहाँ पे अफ्रीका कहाँ है आपका, तो ये अफ्रीका का क्षेत्र में बीच बीच में इसी तरीके से भ्रंश होता है, गैप होता है महाद्वीपों के बीच। जब इसमें प्लेटों में दबाव होती है, जब प्लेट एक दूसरे से टक्कर करते हैं तो इस भ्रंश के सहारे भी भूकंप आते हैं। और अफ्रीका के ठीक बगल में हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, तो इस हिंद महासागर अफ्रीकी भ्रंश घाटी क्षेत्र से लेकर ही भूकंप आते हैं। यह कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है हिंद महासागर में भूकंप किससे लेकर आते हैं, तो आप सीधा कहेंगे अफ्रीकी भ्रंश घाटी को लेकर आते हैं। तो मेनली 4 रीजन हो गए इन क्षेत्र से लेकर। अब एक लास्ट छोटा सा बात बता हुआ है, भूकंप का मेजरमेंट यानी भूकंप का मापन कैसे करते हैं। आइए, मापन 2 तरीके से किया जा सकता है। पहले समझिए भूकंप जब आता है तो क्या क्या आती है। भूकंप जब भी आता है तो एक तो उससे निकलती है ऊर्जा, तो हम लोग उस ऊर्जा, उस एनर्जी को माप सकते हैं। दूसरा हो सकता है इससे विनाश का जो लेवल है उसे नाप लीजिए, यानी इससे बिल्डिंग कितनी गिर गई, क्या हुआ। 2 चीज़ें हो सकती हैं जब भी भूकंप आ रही है, तो एक इससे ऊर्जा को नाप लो, यानी कितनी उसकी ऊर्जा है, और इस ऊर्जा को तकनीकी भाषा में परिमाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिमाण। और विनाश का लेवल जो है ये अनुभव के आधार पर हो जाता है, यानी बिल्डिंगें गिरी कि नहीं। तो ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक विधि से नाप सकते हैं, कह सकते हैं इसे हम मैकेनिकल रूप से यांत्रिक विधि से नाप सकते हैं। और विनाश का जो लेवल है इसे हम लोग क्या करेंगे, व्यवहार के आधार पर यानी अनुभव के आधार पर मापते हैं। सिंपल चीज़ें हैं, बहुत जल्दी समझ में आएगी। भूकंप में 2 चीज़ हो सकती है, ऊर्जा निकलती है, विनाश होती है। ऊर्जा को नापना है तो यांत्रिक विधि की जरूरत होगी, विनाश का लेवल नापना जानता है तो व्यवहार या अनुभव की। तो ऊर्जा को नापने के लिए जो इसका पैमाना है वह है रिएक्टर स्केल। क्या है, रिएक्टर स्केल। और इसको नापने के लिए जो विनाश हुआ इसके लिए है मार्केली स्केल, मार्केली स्केल। और ये अब संशोधित रूप में आ गया है, तो आप लोग पूरा कर सकते हैं संशोधित मार्केली स्केल, यानी इसमें पूरा संशोधन हो चुका है, एक नया आया है।
रिएक्टर स्केल में जरा कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है इस स्केल में कितने अंक होते हैं, तो इसमें होते हैं 1 से लेकर 10 अंक होते हैं, 1 से लेकर 10 अंक होते हैं। और आपका जो यहाँ पर मार्केली स्केल है इसमें लिखते हैं हम लोग रोमन लिपि में, रोमन लिपि में 1 से लेकर 12 तक अंक होते हैं। रोमन लिपि में 1 से लेकर 12 तक अंक होते हैं। ठीक है, अगर पूछता है रिएक्टर स्केल में कितना अंक होते हैं इस स्केल में, तो 1 से लेकर 10 और रोमन लिपि में 1 से 12। अब देखिए इस पर क्या होता है, एक शब्द याद कर लो, अभी बता भी देता हूं। log 10 टू द पावर x के रूप में, log 10 टू द पावर x के रूप में बताया जाता है, बताया जाता है। अब जो लोग थोड़ा सा समझ पाएंगे उनके लिए बताता हूं, जिन्हें ना समझ में आए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, रट लेना। अब जरा देखिए log 10 टू द पावर x है, यानी यहाँ भूकंप अगर 1 से बढ़कर अगर 2 हो गया तो यहाँ पर जितनी भी इसकी मात्रा होगी 10 गुनी बढ़ रही है। इसके बाद अगर यहाँ पर पूछ लेता है आपसे जो एक मात्रा के बाद कितनी उसकी बढ़ जाती है, तो आप कहेंगे 10 गुनी वृद्धि होती है। एक अगर इसमें एक नंबर के अलावा दूसरा नंबर यानी रिएक्टर स्केल पर अगर कहता है 2 है भूकंप, इसका मतलब है 1 के मुकाबले 10 गुनी ऊर्जा में वृद्धि, आयाम में 10 गुनी वृद्धि हो गई है। बस सिंपल चीज़ें, यही चीज़ें याद कर लेना, इससे होता है। ये क्या होता है, ऊर्जा को नापता है, जो उससे एनर्जी जनरेट हुई है उसे नापने का प्रयास करता है। ये चीज़ें हो गई। यहाँ पर अनुभव विधि के आधार पर नापा जाता है, ये आप जान लिए हैं। यानी अगर बिल्डिंगें हैं, बिल्डिंग की कांच टूट गई तो उसे कुछ और कहेंगे, इतना भूकंप है। अगर उसको यहाँ पर बिल्डिंगें गिर गई है तो उसे विनाशकारी भूकंप ना पाएगा। तो यह बिल्कुल व्यवहार के अनुसार होती है। अब इसमें एक एप्लीकेशन क्या होती है, ऊर्जा को लेकर एक आपको सिंपल चीज़ें समझनी चाहिए। यह हमेशा नियत होती है, यानी ये हमेशा नियत होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने कहा भूकंप मूल से भूकंप उत्पन्न हुई, ऊपर आई। यहाँ पर हम देखें तो हम कहेंगे इसे यहाँ नापे या यहाँ, ऊर्जा हमेशा बराबर होगी। कहीं भी बात की जाएगी तो हम कहेंगे ऊर्जा तो एक समान उत्पन्न हुई है। तो देखिए ये नियत है, ये चेंज नहीं हो रही है। जो एक बार भूकंप आया उसको हम सीधा कहेंगे ऊर्जा इतना आया है। लेकिन परिमाण की बात करें तो बताइए, यहाँ ज़्यादा विनाश होगा तो रिएक्टर स्केल पर यहाँ 8 होगी। यहाँ पर अगर बात करें तो जैसे जैसे यहाँ से फैलेगी तो यहाँ पर 7 होती जाएगी, 6 होती जाएगी, 5 होती जाएगी। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे होती कम होती चली जाएगी। तो ये हमेशा नियत होती है, ऊर्जा हमेशा एक समान उत्पन्न होती है कोई भी भूकंप में। लेकिन जो व्यवहार के आधार पर मार्केली स्केल है ये दूर होने के साथ घटती जाती है। तो कभी कभी इस एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो दूर होने के साथ किस स्केल पर भूकंप का परिमाण, भूकंप घटता जाता है। तो आप सीधा वहाँ पर मार्केली स्केल चॉइस करेंगे, बिल्कुल भी रिएक्टर स्केल नहीं। रिएक्टर स्केल इसके ऊर्जा को मापता है और उसके विनाश के लेवल को संशोधित मार्केली स्केल मापता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब इसमें एक चीज़ और हो गई, भूकंपीय तरंगे। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए, तब विशेष रूप से आपको समझ में आएगी। ये लास्ट है आपका। भूकंप में मेनली 3 तरह की तरंगे होती हैं, P, S और L। P का मतलब है प्राइमरी यानी प्राथमिक, हिंदी में लिखते हैं। S मतलब हुआ सेकेंडरी यानी द्वितीयक, और L का मतलब है लॉन्ग यानी दैर्घ्य तरंगे, दैर्घ्य भी बोल सकते हैं, दैर्घ्य तरंगे। 3 भूकंप की तरंगे होती हैं। अब जरा मैं जो समझा रहा हूँ ध्यान देंगे। प्राथमिक तरंगे क्या होती हैं, ये अनुदैर्घ्य प्रकार की होती हैं, अनुदैर्घ्य प्रकार की होती हैं। जरा ध्यान देंगे, अनुदैर्घ्य। और द्वितीयक क्या होती हैं, अनुप्रस्थ प्रकार की। अब जरा समझेंगे अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ क्या मतलब है, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने ये जो तरंगे जा रही हैं, तरंग जानते हैं ना, इस तरीके से चलता रहता है। तो इस अंदर जो कणे हैं, ये अंदर के कण किस तरीके से चल रहे हैं जरा ध्यान देंगे। जो प्राइमरी वाले हैं इसमें इस तरीके से तरंग की गति के समानांतर दबाव बनाते हुए चलते हैं, तरंग की गति के समानांतर दबाव बनाते हुए चलते हैं, यानी ठीक इस तरीके से एक दूसरे के पीछे ये चलते रहते हैं।
जो द्वितीयक वाला है इसमें एक बार ऊपर एक बार नीचे यानी लंबवत रूप से दबाव बनाती हुई चलती है। यहाँ लंबवत यानी ऊपर नीचे दबाव बनाती हुई चल रही है, यहाँ तरंग की गति के पीछे समानांतर रूप से दबाव बनाती हुई चल रही है। अब बताइए, अगर इस तरीके से कोई समानांतर रूप से दबाव बनाते हुए चल रही है तो जल में इसका चल पाना संभव है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जल में अगर ऐसे ऐसे थपकी देंगे तो नाव भी जहाज भी आगे चली जाती है, लेकिन अब पानी को ऐसे उठाएंगे तो उठ पाएगा? नहीं उठ पाएगा, तो ये जल में नहीं चल पाएंगी यानी द्रव में नहीं चल पाएंगी, लेकिन ये ठोस द्रव दोनों में गति करेगी और ये जल में नहीं केवल ठोस में गति करेगी। इसके आधार पर भी पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना की जानकारी प्राप्त की जाती है। दरअसल सबसे ज़्यादा सटीक जानकारी हमें भूगर्भिक संरचना के बारे में भूकंप की तरंगों के द्वारा ही होती है। तो इसी आधार पर जो इस तरंगे नहीं व्यवहार कर पाती हैं द्रव में, इस आधार पर ही हम लोग जान पाएँ जो भूगर्भ में नीचे जाने पर क्या होता है। अब गति की बात करते हैं। अगर इस तरीके से समानांतर रूप से दबाव बनाती हुई चल रही है तो आप बताइए इसकी गति अधिक होगी? बिल्कुल सही हैं आप। और इसका 8 से लेकर 13 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार होती है। 8 से लेकर 13 किलोमीटर पर सेकंड तक इसकी रफ्तार होती है। द्वितीयक वाले की 3 से 4 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार होती है, ये इसके कम होती है। दैर्घ्य की बात करें तो दैर्घ्य कोई अलग से तरंगे नहीं होती है, यह प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का मिला जुला रूप होता है। यह सबसे ज़्यादा विनाश लाएगा क्योंकि मिला हुआ है। और दैर्घ्य तरंगे एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र से उत्पन्न होती है, जरा समझे क्या है, बहुत आसान है। भूकंप जहाँ से उत्पन्न हुआ भूकंप मूल कहलाता है, इससे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आ गया। अब जहाँ टकराया वहाँ से एल तरंगे उत्पन्न होती है और ये ज़्यादा विनाश लाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी कभी विनाश नहीं लाती है, विनाश हमेशा एल तरंगों के द्वारा ही होती है, तो इसके द्वारा विनाश होता है। अधिक केंद्र से उत्पन्न होती है, ये काफ़ी धीमी होती है, 1 से 3 किलोमीटर पर सेकंड की इसकी रफ्तार होती है। ये चीज़ें हो गई प्राइमरी सेकेंडरी और लॉन्ग तरंगों के बारे में आपने इसे देखा है। ये चीज़ें आपका भूकंप की ये चीज़ें हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको क्या पढ़ना है, ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी में भी भूकंप आता है, लेकिन ज्वालामुखी को हम लोग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको उसे भी ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में ज्वालामुखी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।